आइए बच्चों, आज क्लास शुरू करते हैं। 10वीं मैथ चल रहा है और जैसा कि पिछले लेसन में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर शुरू किया था। इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए थे। जैसा कि बताया गया था, इस चैप्टर से कुल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 6 नंबर में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ये बहुविकल्पी हो सकते हैं या रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आ सकते हैं या एक शब्द में उत्तर देने के लिए आ सकते हैं। तो 2 विकल्पी प्रश्न रहेंगे या वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास पहले वाले भाग में कर चुके हैं। कुछ प्रश्न बचे हुए थे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन बैंक के हिसाब से। आइए उनको करते हैं। क्वेश्चन बैंक में जो ये 10वां प्रश्न दिया हुआ है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है 9:7 है। उनके खर्चों का अनुपात दिया है 4:3। प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा बड़ा भी है। देखिए, 2 व्यक्ति हैं, माह में जितना कमाते हैं वो उनके आय का अनुपात दिया है 9:7 और खर्चा करने पर जो बचता है उसका अनुपात दिया है 4:3। अब देखिए, इसमें हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम व्यक्ति कमाता है X रुपये और दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है? Y रुपये। तो पहला समीकरण कैसे बनेगा? अनुपात यानी x/y का मान है 9/7। अब देखिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 7x = 9y या 7x - 9y = 0। 7x - 9y = 0। ये आपका एक समीकरण बन जाएगा। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? दूसरे समीकरण में खर्चे के बाद जो बचता है उसका अनुपात दिया है और वो कितना बचा लेते हैं महीने में? 2000 बचा लेते हैं। जो खर्च करते हैं उसका अनुपात दिया है 4:3। तो ये बताइए कि एक आदमी X रुपये कमाता है और 2000 रुपये बचा लेता है, तो कितना खर्च किया होगा? X - 2000। X रुपये कमाया, 2000 रुपये बचा लिया, यानी X - 2000 रुपये पहला व्यक्ति बचाएगा, खर्च करेगा। और दूसरा व्यक्ति Y रुपये कमाता है और 2000 बचाता है, तो कितना खर्च किया होगा? Y - 2000। देखिए, ये खर्च की हुई राशि है। बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई आदमी 10 रुपये कमाया और 2 रुपये बचा लिया, तो खर्च कितना किया? 8 रुपये। 10 - 2 = 8। और अगर इस तरह का प्रश्न हो कि 10 रुपये कमाया और 8 खर्च किया, बचाया कितना, तो फिर 10 - 8 करेंगे, 2 आ जाएगा। तो हमको जो भी निकालना है हम इस तरह से घटा के निकाल लेते हैं। अगर खर्चा निकालना है तो बचत घटा देंगे और अगर बचत निकालना है तो खर्चा घटा देंगे। तो ये सिंपल सी बात है। X रुपये कमाया, 2000 बचा लिया, यानी खर्च किया X - 2000। इसी तरह Y रुपये कमाया दूसरा व्यक्ति और 2000 बचा लिया, यानी Y - 2000 रुपये खर्चा हो गया उसका। इन दोनों का अनुपात कितना होगा? 4/3। अब इससे एक समीकरण बनेगा। अब 3 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए और 4 का गुणा इन दोनों में, तो ये 3x - 6000
बराबर 4y ऋण 4 दूनी 8000। अब यक्स वाई को बाईं तरफ करेंगे तो 3x ऋण 4y इधर आया ये तो, और 8000 ऋण 6000, तो 3x ऋण 4y बराबर 8000 ऋण 6000 2000। तो इस तरह से ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये ऋण 8000 और ये उधर जाएगा धन हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से करिए। देखिए ऋण 8000 ये पहले से है और ऋण 6000 उधर गया तो धन 6000 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण 2000 आएगा। तो इस तरह से ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो अगले स्टेप में इन दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेते हैं। पहला ये लिखा हुआ है 3x ऋण 4y बराबर ऋण 2000। अब इन दोनों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। इसमें अगर हम विलोपन विधि लगा दें, इसमें 3 का गुणा कर दें और इसमें 7 का गुणा कर दें, कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। 3 का गुणा करेंगे तो 3 सते 21x ऋण 3 नमा 27y बराबर 0। इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21x ऋण 7 चौक 28y बराबर 7 दूनी 14। अब ये दोनों के गुणांक समान हो गए, लेकिन चिन्ह समान है तो बदलना पड़ेगा इस टाइप से। ये कट गया। अब देखिए ये ऋण 27y धन 28y, तो यानी 28y ये धन है और ऋण 27y तो घट जाएगा 1y यानी y भराएगा, और ये धन 14000 और ये 0 है यानी इधर क्या आ जाएगा 14000। तो देखिए इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें प्रश्न बैंक में इस गुणांक को समान किया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रश्न बैंक की ही तरह हल करें, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो भी शार्ट लगे और सरल लगे। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सरल आपको लगेगा। अब बाई का मान मिल गया तो किसी में रख दीजिए, पहले में रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। समीकरण 1 से 7x ऋण 9 गुणे 14000 बराबर 0। इधर बराबर 0 है इसलिए घटाने का चक्कर नहीं रहेगा। 7x 9 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, थोड़ी बड़ी संख्या आएगी ये 1,26,000 आ गया। 9 का गुणा करेंगे इसमें, 14 नमा 126 होता है, या नहीं बनता तो 9 चौको 36, 9 एकम 9 3 12। आराम से इसको करिए। अब देखिए 7x बराबर ये उधर चला जाएगा तो 126,000। अब यही भरपद है, उधर गया धन हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 126,000 में 7 का भाग लग जाएगा। अब देखिए 7 का भाग चला जाएगा इसमें, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 एकम 7 5 बचा और फिर 56 हो जाएगा, 7 8 56 18,000। तो इस तरह से पहला आदमी 18,000 कमाएगा महीने में और दूसरा आदमी 14,000 कमाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इतना आपको लिखना है। तो इसका अभ्यास करिए, 2 बार 3 बार देखिए और अभ्यास करिए, बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x धन y बराबर 5, 3x धन 2y बराबर 8। बताइए कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो आप ज्ञात करिए इसको।
वज्र गुणनखंड विधि से। अब देखिए ये वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कहा है और इसमें ये लगा दिया है विलोपन विधि। तो इसको वज्र गुणनखंड विधि से ही करते हैं। पहली बात तो देखिए ये A1/A2 क्या होगा इसका 2/3 और B1/B2 क्या होगा 1/2। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2। क्या दोनों बराबर हैं? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब इसके हल कैसे होंगे? अद्वितीय। अद्वितीय हल की स्थिति बन रही है, अद्वितीय हल होगा, यानी इसको हल करना है। अब वज्र गुणनखंड विधि देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विलोपन तो देख ही चुके हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम वज्र गुणनखंड विधि देखते हैं। वज्र गुणनखंड विधि में समीकरण को हम किस तरह लिखते हैं? समीकरण में सभी पद बाईं तरफ होते हैं, यानी A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 के रूप में लिखना जरूरी है। दूसरे समीकरण को क्या लिखेंगे? 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। तो ये आपका सही स्वरूप हो गया समीकरण का। अब देखिए A1 क्या होगा 2, B1 क्या होगा 1, C1 क्या होगा ऋण 5। इसी तरह A2 का मान क्या होगा 3, B2 का मान क्या होगा ये 2, C2 का मान क्या होगा ऋण 8। अब सूत्र क्या होता है? हमने बताया था x बटे यहाँ BC आता है ना, ये 1 to 2 1 यहाँ ऋण हो जाता है बराबर y बटे में क्या आता है? y बटे में CA ये 1 to 2 1 यहाँ माइनस हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या होता है 1 बटे इसमें AB आता है। देखिए इसमें BC फिर CA फिर AB ये 1 to 2 1। ये सूत्र याद रखने का हमने तरीका बताया था। तो इस तरह से ये आपका सूत्र हो गया। अब इसमें मान रखना है, ये सभी मान सामने हैं। तो x बटे B1C2, ये देखिए B1C2 यानी 1 गुणे ऋण 8 ऋण B2C1 यानी 2 गुणे ऋण 5 बराबर y बटे C1A2 यानी ऋण 5 गुणे 3 माइनस C2A1 यानी ऋण 8 गुणे 2, ये ऋण 8 है और गुणे 2 बराबर 1 बटे A1B2 यानी 2 गुणे 2 ऋण A2B1 3 गुणे 1। ये तो ये इस तरह से मान रख दिया। अब इसको सरल करना है। तो x बटे देखिए बहुत ईजी है, 1 ऋण 8 पे गुणा क्या होगा ऋण 8 और ये ऋण धन 5 दूनी 10 हो गया और y बटे ऋण 5 3 ऋण 15 और ऋण धन 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 ऋण 3 1 कम 3 ये हो जाएगा। अब x बटे यहाँ क्या आएगा देखिए ऋण 8 धन 10 बड़ी संख्या धनात्मक है तो 10 में 8 घट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ ऋण 15 धन 16 यानी 16 में 15 घटेगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ 1 बटे 4 ऋण 3 1 आएगा। बिल्कुल सिंपल आ गया। अब इसमें क्या करते हैं इसको लेते हैं एक बार। तो जब x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 मतलब 1 हो गया तो x का मान क्या आ जाएगा 2 1 कम 2
और जब y बटे 1 बराबर 1 यानी y बराबर 1, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी है ये। थोड़ा सा यहाँ पर मान अगर सही ढंग से रख दिए और सही ढंग से सरल कर दिए तो बज्र गुणनखंड विधि भी बहुत सरल है। तो इस तरह से इसको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें के रूप में दो समीकरण दिए गए हैं। के एक्स धन 3y ऋण के ऋण 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 12x धन के वाई ऋण के बराबर 0। अब कहता है कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इस समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल हों। अनंततः अनेक हल की शर्त क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं तब अनंत हल होते हैं। तो देखिए ये सूत्र लिख करके, यानी अनंततः अनेक हल के लिए इतना लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट ये लिख देंगे तब भी मान लिया जाएगा कि आप शर्त जानते हैं। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट मान रख देते हैं, ये के बटे 12, ठीक है, और यहाँ 3 बटे के, और ये C1 का मान हो गया ऋण के ऋण 3 बटे C2 का मान माइनस के। बिल्कुल सिंपल सामने दिख रहा है समीकरण a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। आप सीधे मान रख देंगे। इतना मान रखे तो आपका आधा नंबर तो वैसे ही पक्का हो जाता है। आपने सवाल हल करना शुरू कर दिया तो नंबर मिलना शुरू हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड लेते हैं। जब हम पहला और दूसरा पद लेंगे यानी के बटे 12 बराबर 3 बटे के, तब देखते हैं के का मान क्या आता है। त्रिया गुणा करेंगे तो के वर्ग हो गया, 12 तिहाई 36। अब देखिए के का वर्ग 36 है तो के का मान क्या होगा, 36 का हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। और 36 का वर्गमूल क्या होगा, वैसे तो 6 होता है लेकिन हमने बताया था कि धन ऋण दोनों लिया जाता है, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों में होता है। यानी के का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 6। और जब हम दूसरे और तीसरे को ले लें, पहले और तीसरे को भी ले सकते हैं, वही चीज़ आएगी। 3 बटे के बराबर, देखिए ये ऋण दोनों में है तो इसको तो यहीं समाप्त कर दीजिए, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ऋण खत्म कर दिया। 3 बटे के बराबर के ऋण 3 बटे के। इसमें त्रिया गुणा करेंगे। अब इसमें देखिए गुणा करने का जो तरीका है, पहले हम इसका कर देते हैं क्योंकि वर्ग आएगा, तो के वर्ग ऋण 3 के बराबर, फिर इसको करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले इसको करते हैं कि इसको करते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर आएगा। किसी को भी कर लीजिए अपने सुविधा अनुसार। तो इसको कर दिए तो क्या है कि वर्ग वाला पद बाईं तरफ आ गया, तो इससे थोड़ी सी सुविधा हो जाती। अब देखिए 3 के को इधर ले आइए, के स्क्वायर ऋण 3 के ऋण 3 के, ये भी हो गया बराबर 0। के वर्ग ऋण 3 के जुड़ जाएगा तो ऋण 6 के बराबर 0।
आप देखिए इसका गुणनखंड बहुत सीधा है, के कॉमन ले लेंगे, के ऋण 6, के दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा के इसमें और ऋण इसमें 6 बचेगा। अब के बराबर 0 या के ऋण 6 बराबर 0, तो के बराबर 0 यानी के बराबर 0 एक मान हो गया और इसमें के बराबर 6। तो देखिए जब हम सेकेंड और थर्ड पद लेते हैं, दूसरा और तीसरा लेते हैं, तो के का मान 0 अथवा 6 आता है। जब फर्स्ट सेकेंड को लेते हैं तो के का मान धन 6 या ऋण 6 आता है। हमको ये तीनों पद बराबर चाहिए तभी अनंत हल होंगे। तो हमें ऐसा मान लेना है जो इन दोनों को भी बराबर कर दे, इन दोनों को भी बराबर कर दे। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ मान क्या है? 6। के का मान 6 यहाँ भी है, के का मान 6 यहाँ भी है, तो हम 6 ले सकते हैं। यहाँ हम ऋण 6 नहीं ले सकते, क्योंकि ऋण 6 लेंगे तो ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और अगर हम 0 ले लेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएं, ये दोनों भी बराबर हो जाएं। ऐसा मान कौन सा है? के बराबर 6। ये आपका आंसर। अब यहाँ आपको समझाना नहीं है, ना भाषण लिखना है, कुछ नहीं। दोनों का जो उभयनिष्ठ मान है के बराबर 6, आंसर आप लिख दीजिए बस। तो इस तरह से ये एक अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका अभ्यास कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ये बहुत सरल सा प्रश्न है। प्रतिस्थापन विधि के कई सवाल कर चुके हैं। x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4, ये दो समीकरण हैं। हमको करना है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि करना होता तो जोड़ देते, फट से आ जाता, लेकिन प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं तो हमें किसी एक का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम दूसरे से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे समीकरण से x का मान क्या आएगा? 4 धन y। देखिए ऋण y उधर जाएगा तो 4 धन y, ये आपका तीसरा बन गया। अब इस x का मान आप 1 में रखेंगे। 1 में x का मान रखने पर तो x की जगह हो गया 4 धन y और धन y पहले से है। देखिए x की जगह क्या हो गया? 4 धन y और धन y बराबर 14। अब ये y और y जुड़ जाएगा तो 2y और 4 को उधर ले जाएंगे तो 14 ऋण 4। 14 ऋण 4 कितना होता है? 10। y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। 2 पंचे 10। y का मान क्या आ गया? 5 आ गया। आप समीकरण 3 में y का मान रख देंगे। समीकरण 3 ये है आपका। तो x बराबर 4 धन y है, यानी 4 धन y की जगह 5, तो x का मान क्या आ गया? 9। तो इस तरह से x बराबर 9, y बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह बहुत सिंपली इसको आप हल कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो x धन 3y बराबर 11, एक समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो y बराबर mx धन 3, इसमें m का मान क्या होगा? देखिए ऐसे हम संकेत में लिख रहे हैं इसको। अगर ये दो समीकरण हैं और एक ये y बराबर mx धन 3, एक ये समीकरण है, तो इसमें m का मान क्या होगा? तो इसको हल करके हम x y का मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे
तो हमको यम का मान मिल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करें, इसमें किस विधि से हल करना है ये नहीं दिया है, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत आसान है, यहाँ देख रहे हैं ये 2x 2x बिल्कुल पका पकाया है, गुणांक समान है, तो हम क्यों काम बढ़ाएं, सीधे सीधे क्या करें, चिन्ह बदल दें। चिन्ह बदल देंगे तो 2x 2x कट जाएगा। और यहाँ भी देखिए धन 4y धन 3y, 4 3 कितना हो गया 7y, और ये धन 24 धन 11 कितना हो गया 35। तो y बराबर 35/7, 7 5 35। देखिए कितना सरल है, इसी को थोड़ा सा बढ़ा के कठिन कर दिया है लगा के प्रश्न बैंक में, तो आपको तो थोड़ा सा सरल तरीका अपनाना है। देखिए y का मान 7 5 35 आ गया ना। अब y का मान किसी में रख दीजिए, पहले में रखिए, ये समीकरण 1 समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से 2x धन 3 गुणे 5, y की जगह क्या रख दिया 5 बराबर 11, 2x धन 5 तिहाई 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 ऋण 15, ये उधर गया ऋण 15, 2x बराबर 11 ऋण 15 कितना आएगा ऋण 4 आएगा। तो x बराबर ऋण 4/2, 4 में 2 का भाग देंगे 2, ऋण 2 आएगा। यानी x का मान आया ऋण 2 और y का मान क्या आया 5। अब इसके आगे जब हम लिखेंगे तो इसमें यह दिया है y बराबर mx धन 3, इसमें y की जगह रख दीजिए 5, m का मान निकालना है, x का मान ऋण 2 धन 3, तो ये क्या हो गया 5 बराबर ऋण 2m धन 3। ऋण 2m को इधर लाना है तो धन हो जाएगा, और 5 को उधर ले जाना है तो ऋण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना पक्षांतर, ऋण 2 इधर आया, धन 2m हो गया, 5 उधर गया, तो 2m बराबर 3 ऋण 5 बराबर ऋण 2, m बराबर ऋण 2/2, ऋण 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा ऋण 1। ये आपका उत्तर हो गया, यानी m का मान ऋण 1 आएगा, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप m का मान निकाल सकते हैं। पंद्रहवां सवाल दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण हैं जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, ये हमने मान लिया। संपूरक कोण किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब पहला समीकरण क्या बनेगा, x धन y बराबर 180। पहला समीकरण यही बन जाएगा, दोनों का योग 180 कर देंगे। दूसरा कथन क्या कहता है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी ये जो x है ये y से कितने का अधिक है 18 का, यानी y में 18 जोड़ेंगे तो x के बराबर होगा। या इसका मतलब ये हुआ कि x ऋण y बराबर 18 का अधिक है तो घटाएंगे तो 18 आएगा। जैसे भी इसको समझें, x का मान y से 18 अधिक, यानी पक्षांतर कर देंगे x ऋण y बराबर 18। तो इस तरह से दो समीकरण क्या बन गए, x धन y बराबर 180 और x ऋण y बराबर 18। इनको एक साथ लिखिए। ये देखिए y कटा जा रहा है,
कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्लस वाई माइनस वाई कट गया तो यक्स धन यक्स कितना हो गया 2x, 2x बराबर 180 धन 18 198, तो यक्स बराबर 198/2, 2 का भाग देंगे 2 9 18, 2 9 18, तो इस तरह से 99 डिग्री आ जाएगा बड़ा कोण। अब छोटा कोण, छोटा कोण देखिए, छोटा कोण 22 है, छोटा कोण क्या है 22, वो 18 का कम है, तो आप सीधे सीधे इसमें 18 घटा दें तो ये 81 आ जाएगा। 18 का कम है वो, तो 99 में 18 घटा देंगे 81 आ जाएगा। तो इस तरह से 99 और 81, 99 और 81 ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इतना करना है इसमें। अगला प्रश्न है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा, 3800 में, और 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। बल्ले, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत बताइए। तो इसमें क्या करते हैं, माना एक बल्ले की कीमत ₹1 और एक गेंद की कीमत मान लेंगे, एक गेंद की कीमत ₹22। अब समीकरण कैसे बनेगा, पहले राउंड वो 7 बल्ला 6 गेंद, तो 7 बल्ले की कीमत 7x, एक बल्ले की x है तो 7 बल्ले की 7x, और 6 गेंद, एक गेंद ₹22 की है तो 6 गेंद 6 इनका योग कितना आता है 8। तो फर्स्ट राउंड ये खरीदारी करता है कोच। सेकंड राउंड 3 बल्ला 5 गेंद, तो 3 बल्ला 3x और 5 गेंद 5 ये कितने में 1750। तो इस तरह से समीकरण बन जाएगा। अब इसमें थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसको हल करना है, तो हल करने के लिए आप विलोपन विधि का प्रयोग करें। वो इसमें y के गुणांक को इसमें प्रतिस्थापन विधि की है, आप विलोपन कर दो। इसमें काहे गुणा करेंगे 3 का, और इसमें गुणा कर दें 7 का, तो क्या हो जाएगा ये 7 सते 49x धन 3 का गुणा करना है, 3 सते 21x 18y, इसमें 3 का गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 21x 35y, और 7 का गुणा करेंगे 7 शून्य 7 पचे 35, 7 सते 49, 3 52, इतना आ जाएगा। अब घटा देंगे, ये कट जाएगा, 18y ऋण 35y कितना आएगा ऋण 17y। बड़ी संख्या ऋणात्मक है, इसमें भी ये बड़ी संख्या ऋणात्मक है, घटने के बाद ऋणात्मक आएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो शून्य 850 माइनस में आएगा। तो इस तरह से y बराबर 850 माइनस 850 बटे -17। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, 17 पचे 85 50, y बराबर आ जाएगा 50। तो देखिए कितना इजी है ये, इसको विलोपन विधि से करें ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब y का मान हम रख के x का मान निकाल लेंगे। दूसरे में रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, छोटा है। 3x धन 5 गुणे 50 बराबर 1750। तो 3x धन कितना आ जाएगा, 5 और 25 250 1750। 3x बराबर 1750 ऋण 250। 1750 में 250 घट जाएगा, कितना आएगा 1500। ये 3x का मान हो गया। तो x बराबर 1500 बटे 3 का भाग दे देंगे, 3 × 5 = 15। तो इस तरह से x का मान 500 आ जाएगा। यानी एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये। ये आप डिटेल में लिख देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है, ज़्यादा आसान रहेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसको करना है। इसके बाद एक संख्या पर आधारित प्रश्न है 17वां। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को रटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 6 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या है, फिर अंक पलटेंगे तो फिर 1-2 अंकों की संख्या मिलेगी या जैसी भी संख्या मिले, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 66 आता है और अंकों का अंतर 6 है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मान लिया इसमें दहाई का अंक x है और इकाई मान लेते हैं पाई। तो संख्या कैसे बनती है, दहाई में हम 10 का गुणा करते हैं, इकाई में 1 का, इस टाइप से। दहाई का मूल्य 10 गुना होता है तो 10x, इकाई का मूल्य 1 गुना 1y यानी सिर्फ y, तो ये संख्या हो जाएगी। और अंक पलटेंगे तो अंक पलटने पर जो संख्या मिलेगी, अंक पलटने का मतलब जो इकाई है उसको दहाई कर दो और जो दहाई है उसको इकाई कर दो। तो जब y दहाई हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 10y, और x इकाई हो जाएगा तो उसका मान x bar हो जाएगा। तो इस तरह से ये मूल संख्या है, ये अंक पलटने पर प्राप्त संख्या है। अब दोनों का योग क्या कहता है, दोनों का योग कहता है 66 है, बराबर 66 कर देंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, 10x और x कितना हो गया 11x, y 10y कितना हो गया 11y बराबर 66। अब देखिए सरल करने के लिए हम एक संख्या से सभी पदों को विभाजित कर सकते हैं। तो 11 से काट दो, 11 से काट देंगे तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, x धन y बराबर 6। अब दूसरा कथन क्या कहता है कि संख्या के अंकों का अंतर 6 है, यानी x ऋण y बराबर भी 6 है। ये देखिए अंतर जो है 6, तो x ऋण y बराबर 6, ये आपका दूसरा समीकरण होगा। ऐसे लिख दें, बस बहुत भाषण लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको हल कर दीजिए, यहीं पे सीधे विलोपन विधि लगाइए, ये जोड़ दें, ये y कट गया, x कितना हो गया 2x, 6 6 12, x बराबर 12/2, 2 छक्का 12, 6 आ जाएगा। अब x का मान रख दें कहीं, इसमें रखिए पहले में, तो 1 से 6 धन y बराबर 6, तो y बराबर 6 ऋण 6 बराबर 0। देखिए 6 उधर जाएगा तो 6 ऋण 6 हो जाएगा, y का मान क्या जाएगा 0। तो y क्या माने हैं इकाई, इकाई 0 हो गया और दहाई 6 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 10 छक्का 60 धन 0, यानी संख्या हो जाएगी 60। ये आपका आंसर।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 60। तो इसको इस तरह से कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। इसमें दो समीकरण हैं, 4x धन पी वाई बराबर 4x धन पी वाई धन 8 बराबर 0, 2x धन 2 वाई धन 2 बराबर 0। कहता है इन समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, यानी P का क्या मान आना चाहिए। तो देखिए, अद्वितीय हल के लिए लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो ये 4/2 बराबर नहीं है P/2, ठीक है, 4/2 बराबर नहीं P/2। अब देखिए पक्षांतर इसमें भी उसी तरह से करेंगे, 2 का गुणा P से हो जाएगा 2P बराबर नहीं 4 दूनी 8, तो P बराबर नहीं 8/2, यानी P बराबर नहीं 4, यानी यही प्रतिबंध हो जाएगा। यानी P का मान 4 नहीं होना चाहिए, बस P का मान 4 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए अद्वितीय हल निकलेगा। लेकिन अगर P का मान 4 हो गया देखो, तो फिर ये 4/2 4/2 और ये 8/2, ये भी 4/2 आएगा, तो फिर अनंत हल वाली शर्त हो जाएगी। इसलिए P का मान 4 नहीं होना चाहिए। टाइम चलिए एक और ये शर्त वाला सवाल देखते हैं, 19वां नंबर। 19वां सवाल इस तरह का है, ये दो समीकरण दिए हुए हैं। कहता है कि K का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इस समीकरण निकाय का कोई हल न हो। इस समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने की शर्त क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये शर्त होती है। तो देखिए इसमें मान रख देंगे 3/2 के ऋण 1, इसमें 1/K-1 बराबर नहीं C1/C2। तो इसमें C1 और C2 ये है 1/2K+1। अब पहले और दूसरे को अगर लें हम, जब पहले दूसरे को लेंगे तो इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसका गुणा होगा तो 3K-3 और 2K-1, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा ले रहे हैं। अब ये -2K बराबर ऋण 1 धन 3, ये ऋण 3 उधर चला गया। 3K-2K कितना हो गया? K बराबर 3 ऋण 1 2 आ गया। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होने के लिए क्या ज़रूरी है? K बराबर 2। अब देखते हैं कि K के इस मान के लिए क्या ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। तो दूसरे में क्या आएगा? दूसरा पद K बराबर 2 के लिए, K बराबर 2 के लिए दूसरा पद क्या आएगा? 1/2 ऋण 1 यानी 1/1 आएगा। और तीसरा पद क्या आएगा? 1/2K, K की जगह 2 धन 1। तो ये 2 दूनी 4 1, 2 दूनी 4 1 5, 1/5। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। यानी K बराबर 2 अगर हम लेते हैं तो पहला और दूसरा पद बराबर हो जाएगा, लेकिन दूसरे और तीसरे पद बराबर नहीं होंगे। यानी ये हमारा आंसर सही है, K बराबर 2। K का क्या मान होना चाहिए? K का मान 2 होना चाहिए। उस स्थिति में इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा।
एक ये 20वां प्रश्न दिया है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। 5 पेंसिल 7 कलम की कुल कीमत 50 रुपये है और 7 पेंसिल 5 कलम की कुल कीमत 46 रुपये है। ये बल्ले और गेंद वाले सवाल की तरह है। तो ये 20वां सवाल है, इसमें क्या मान लेंगे, एक पेंसिल की कीमत मान लेते हैं x रुपये और एक पेन की कीमत या कलम की कीमत, एक कलम की कीमत कितना मान लेंगे, y। अब दो समीकरण बनाएंगे। पहले 5 पेंसिल 7 कलम, तो 5 पेंसिल 5x, 7 कलम 7y, ये कुल कितने में आई, 50 रुपये में। दूसरे स्टेप में 7 पेंसिल 7x और 5 कलम 5y बराबर ये 46 रुपये में। अब इसको हल करना है। ये ग्राफ विधि से हल किया है, ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, आपको सीधे विलोपन विधि से करना है। इसमें सीधे आप गुणा करिए 5 का, इसमें गुणा कर दें 7 का। 5 का गुणा करेंगे तो 25x 35y 5 में 25 250। इसमें 7 का गुणा करेंगे, अरे उल्टा हो गया, y बराबर हो जाएगा। तो 5 का गुणा 5 से 35 x और 7 का न करना है, 7 से 49 धन 35y। 7 का गुणा करेंगे 7 छंग 42, 7 चौक 28, 4 32। y का गुणांक समान हो गया, 7 का गुणा इसमें हो गया, 5 का गुणा इसमें हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चिन्ह बदलेंगे, ये y कट जाएगा। 25x ऋण 49x कितना हो गया, ऋण 24x और 250 ऋण 322, इसमें भी ऋण आएगा 2 ऋण 72 आ जाएगा। x बराबर ऋण 72 बटे ऋण 24, 24 3 72 होता है 3, x का मान आ जाएगा 3। अब x का मान कहीं रख दीजिए, 1 या 2 में, 1 में मान लीजिए रखते हैं, तो 5 गुणे 3 धन 7y बराबर 50, 5 3 15 हो गया, 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 ऋण 15, 50 ऋण 15 35 आएगा। y का मान निकालेंगे 35 बटे 7, 7 बचे 35, तो y 5 आ जाएगा। x हमने पेंसिल की कीमत, पेंसिल 3 रुपये में मिलेगी और कलम यानी पेन 5 रुपये में, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख दें डिटेल में, एक पेंसिल की कीमत 3 और एक कलम की कीमत 5 रुपये। इसके बाद एक सवाल और बताएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 21वां सवाल एक दिया है जिसको आपको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। 3x धन 4y बराबर 10, 2x ऋण 2y बराबर 2। तो ये भी बहुत ईजी है, प्रतिस्थापन विधि के कई सवाल बता दिए हैं, तो इसको आप अपने से करें, ये बहुत सरल है। लास्ट क्वेश्चन जो 22वां है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे बल्ले गेंद वाला है, जैसे अभी पेंसिल कलम वाला है, वैसे ये भी है। तो ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, इनको आप कर लेंगे तो एक आने की ज़्यादा उम्मीद है। तो इसमें भी हम मान लेंगे, इसमें मान लेंगे एक संतरा मान लेते हैं x रुपये में आता है, और एक सेव मान लेंगे 5 रुपये। इसको बढ़िया से आप लिख लेंगे, हम समझा दे रहे हैं। अब पहली स्थिति में 5 संतरा 3 सेव, 5 संतरा 5x का, 3 सेव 3y का, ये कुल कितने में आ रहा है, 35 रुपये में। दूसरे राउंड 2 संतरा 2x का हो गया और 4 सेव 4y, ये कुल कितने का आ रहा है, 28 रुपये। अब इसको आप हल कर दीजिए।
इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 5 कर दीजिए, तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। 2 पंचे 10x, 2 तिहाई 6y, 35 दूना 70, 5 दूना 10x, 5 चौको 20y, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 6 ऋण 20 ऋण 14 होगा, खूब अभ्यास हो गया है। 70 ऋण 140, तो ऋण 70, तो y बराबर क्या आएगा, ऋण 70 बटे ऋण 14, ऋण धन हो गया, 14 पंचे 70, यानी एक सेव की कीमत आ गई 5 रुपये। और यक्स का मान निकालेंगे तब ना संतरे की कीमत आएगी। तो पहले में रख दीजिए 5x धन 3 गुणे 5 बराबर 35, तो 5x धन 5 तिहाई 15 बराबर 35, 5x बराबर 35 ऋण 15, 35 ऋण 15 कितना होगा, 20। तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा 20 बटे 5, 5 चौको 20। तो ये एक संतरे की कीमत हो जाएगी 4 रुपये, और y का मान 5 आया है, यानी एक सेव की कीमत हो जाएगी 5 रुपये। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न हो गए हैं। इतने प्रश्न अगर आप कर लेंगे तो आपका 6 नंबर पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास वर्ग समीकरण की रहेगी, उसको ज़रूर आप देखें और कमेंट भी लिखें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या पढ़ना चाहते हैं आप लिखेंगे तो हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे। आज की क्लास समाप्त करते हैं।